नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए थर्सडे के दिन अगले आधे घंटे हमारे साथ कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। लैग कितना जरा चेक करें राजेश जी। अरे लैग ज्यादा नहीं है आज, राजेश जी का एकदम सटाक पहुंच गए हम लोग। राजेश जी बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पे जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, थ्रेड आईडी और जो आईडी होते हैं सब प्लीज रख दीजिए। रीच आउट करिए, आप लोग सवाल भेजेंगे तभी हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन खुलेगा, तभी आप लोग इस शो में शिरकत कर पाएंगे, तभी हम लोग रूबरू हो पाएंगे। चलिए भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे। थोड़ा सा दिक्कत भरा सेशन, और आज सुबह चर्चा हो रही थी कि दिक्कत भरे जो ग्लोबल संकेत हैं वो शायद मूड पे हावी हो गए हैं। दिक्कत भरे ग्लोबल संकेत, कोई फेड के मिनट्स जो सामने आए, एफओएमसी के, यूएस की रेट सेटिंग कमेटी ने जब जुलाई में मुलाकात करी थी तो उसके मिनट सामने आए। लग रहा है टेबल पे और हाइक्स बची हुई हैं उस मिनट्स को देखते हुए। चाहे फिर चाइना के कंसर्न्स जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कहना चाहिए माउंट होते चले जा रहे हैं, चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स में आज सुबह जो हम लोग इंच अप दिखा रहे थे, या हमारे खुद के इंटरनल्स में इन्फ्लेशन नंबर्स वगैरह रिलेटेड कंसर्न्स, सब शायद कुछ ना कुछ मूड बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सब सेंटिमेंट्स पे हावी हो रहा है। बाजार की टेम्पलेट बदल गई इस हफ्ते। अब तक मंडे और वेडनेसडे को क्या हुआ था? कमजोर लड़खड़ाती शुरुआत और दिन के दौरान एक बढ़िया इंट्राडे रिकवरी। दोनों दिन ऐसे ही हुआ, एक दिन 170 पॉइंट से ज्यादा, एक दिन 120-30 पॉइंट से ज्यादा। आज इसका उल्टा, आज शुरुआत ठीक ठाक नोट पे हो गई, उसके बाद से लुढ़कते चले जा रहे हैं और अब दिन के लोज के आसपास 19,350 के आसपास भारतीय बाजार इस समय ट्रेड करते हुए। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा और देखिए किस तरह के हैवी वेट्स। कोई आईटीसी मूड बिगाड़ रहा है, कोई रिलायंस इंडस्ट्री स्पष्ट पड़ा हुआ है, कोई लार्सन एंड टुब्रो में दबाव है, इसके नीचे कोई टीसीएस प्रेशर में आपको नजर आएगा। वो तो इसमें बैंकिंग स्टॉक्स नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए बैंकिंग एज अ पॉकेट फिर भी थोड़ा बेहतर फेयर कर रही है। निफ्टी जब आधे % से ज्यादा दबाव दिखा रहा है, निफ्टी बैंक 1/4% से कम कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। वजह है एक्स ऑफ निफ्टी बैंक के हैवी वेट्स जो निफ्टी पे दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक वो पॉकेट थी जो ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में अंडर परफॉर्मेंस दिखा चुकी है, तो आज थोड़ा सा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कह लीजिए वीजा वी निफ्टी आपको निफ्टी बैंक पे नजर आएगा। खैर एक्सपायरी का दिन है, देखते हैं सेकंड हाफ कैसा है। टोन सेट हो गई थोड़ा सा वीकनेस के साथ, लेकिन मार्केट टिकर टीम दिखाई रही है बढ़िया तरीके से। ये सब स्टॉक्स जो मैं मेंशन कर रहा हूं उससे बेहतर तरीके से वो ज्यादा अच्छा दिखा रहे हैं आप लोगों ने नजर रखिए। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज पुणे महाराष्ट्र जाना है, नवी मुंबई जाना है, नासिक जाना। अरे आज तो महाराष्ट्र का ही तड़का है पूरा। एक राजेश जी बस कोलकाता से आ गए हैं, अदरवाइज ये आज हम लोगों ने हाईजैक कर लिया था शो। राजेश जी चलिए शुरुआत कर रहा हूं। माधुरी जी पुणे से जुड़ती हुई। माधुरी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। माधुरी मैम क्या करते हो आप पुणे में? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो माधुरी मैम? सर मैं 8 साल से जुड़ी हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। अभी ऑफिस में बैठे हो क्या आप? हाँ बिल्कुल। अरे वाह। अच्छा माधुरी मैम, 8 साल की जर्नी, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स उठा रहे हो या ट्रेडिंग वेडिंग भी करते हो ऑफिस में बैठ के? हाँ नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, पहली क्वेरी कौन सी माधुरी मैम? सर क्या था 700 क्वांटिटी से एट द रेट ऑफ आवाज कट गई थी माधुरी मैम, फिर से स्टॉक का नाम प्लीज बोलो। आरके फोर्ज है। Okay. 700 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 294। अरे वाह। हाँ तो अभी वो ऑलमोस्ट डबल ट्रेड कर रहा है, तो शुड आई कंटिन्यू होल्डिंग फॉर नियर टर्म और लॉन्ग टर्म, एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर दिस स्टॉक? ऑलमोस्ट डबल नहीं, डबल प्लस है, डबल से ज्यादा, 100% ज्यादा के रिटर्न्स दिख रहे हैं तो मुझे। अरे वाह। ऑफिस वालों ने सबने लिया है कि सिर्फ आपने लिया था? ऑलमोस्ट लिया है। सबने लिया है? नहीं मैं पूछ रहा हूं आपके ऑफिस में बाकी लोगों ने भी रामकृष्ण फोर्जिंग लिया है कि सिर्फ आप ही ने लिया था? लो फ्रीजी हो गई वो। चलो ठीक है राजेश सर, भाई सवाल तो समझ में आ ही गया था। डबल हो गया पैसा, होल्ड करना है या मुनाफा बांध लिया जाए? रामकृष्ण फोर्जिंग 600 प्लस पे कैसा प्लेस नजर आता है आपको? देखिए यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंटों को खरीदारी की सलाह दी हुई है, तो ऑब्वियसली होल्ड तो करना ही है। अगर आपको समय की हुई
पाबंदी नहीं हो। तो रेलवे, फार्म इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इन सब सेक्टर को केटर करती है। फिलहाल इन्होंने कोई जेवी किया है टीटागढ़ वैगन के साथ, जहाँ रेलवे व्हील्स बनाएंगे। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, डेट कम कर रहे हैं। पहली तिमाही के नतीजे या इनफैक्ट लास्ट 2-3 तिमाहियों से नतीजे भी बहुत शानदार आ रहे हैं। मुझे लगता है इन्हें बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। बने रहना है। अगर जुड़ी तो बता दीजिए डायरेक्टर साहब। समय की अगर कोई पाबंदी नहीं है, मेरे ख्याल से जुड़ नहीं पाई है, वो फ्रीज हुआ फोम, हमें रीपैच करना पड़ेगा उनको। लेकिन माधुरी में जब जुड़ेंगे तो बता दूंगा उनको, ठीक है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स होल्ड का कॉल आता हुआ। चलिए भाई, नवी मुंबई से वर्षा तिवारी जी स्क्रीन पे। वर्षा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। वर्षा मैम, नवी मुंबई में आप क्या करते हो? सर अभी फिलहाल मैं हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ हूँ फिलहाल। और घर पे बैठ के आप इक्विटीज को ट्रैक कर रहे हो, शेयर बाजार को ट्रैक कर रहे हो, ऐसा है क्या? यस सर। और कितने समय से कर रहे हो मैम? सर लास्ट जून से ज्वाइन किया है। लास्ट जून महीने से हमने ज्वाइन किया था। और मुझे अभी भी बताया गया है कि साथ में जो बैठी है नासिक से मेघा पांडे, आप दोनों बहनें हो? सर लास्ट ईयर हम लोग मिल चुके हैं। हाँ, मुझे याद आ रहा है ऐसा। हाँ, और फिर दोनों साथ में आए हुए हैं। लो, Yes, सिर्फ sir. महाराष्ट्र ने हाईजैक नहीं करा है, दरअसल इनके परिवार ने उससे ज्यादा हाईजैक कर लिया शो को। Yes, वर्षा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है, इन्फो एज मेरे पास में 25 शेयर्स है। बीच में उसका अच्छा खासा अप हुआ था, अभी थोड़ा सा बीच में डाउन होकर थोड़ा अभी और थोड़ा लग रहा है मुझे होप्स उसके, तो उसके बारे में बताइए। मेरा तो रेट है 3957 में मैंने बाय किया था, एवरेज बाय। हाँ। नहीं तो क्या लग रहा है आप? में समझा नहीं आपने। नहीं डायरेक्टर साहब, इन्फो एज बोला ना? हाँ यस सर, इन्फो एज। डायरेक्टर साहब आप कुछ और दिखा रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है? इन्फो एज दिखाइए प्लीज क्विकली। 39, नहीं आपको नहीं, आपने सही कहा, 3957 शेयर, 300-350 रुपए मुनाफा हो रहा है। सवाल क्या होगा वर्षा मैम, आपको लग रहा है और तेजी आनी चाहिए, रखूं कि नहीं रखूं, ऐसा मानो? लग तो रहा टारगेट हाई होना चाहिए इसका, लेकिन आपका सजेशन मुझे चाहिए, या मैं होल्ड करूं, या अभी तो थोड़ा प्रॉफिट में हूं मैं, फिर भी आप क्या राजेश सर क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि और जाएगा? पहले गया हुआ था इसीलिए, या कुछ और रीजन भी है? नहीं सर, इन्फो एज परसिस्टेंस, इस शेयर पे मेरा बहुत भरोसा है। बढ़िया है, भरोसा है, लग रहा है तो फिर अपनी गट फीलिंग के साथ जाने का कभी कभी, लेकिन फिर भी इस पे जरा फंडामेंटल तड़का ऐड कर लेते हैं। भाई राजेश सर, इन्फो एज लग क्या रहा है ये आपको पता है? 350 पौने 400 रुपए पर शेयर का फायदा हो रहा है। जो लग रहा है वो करूं अपने मन की, होल्ड करूं या नहीं? देखिए, हमारा इसमें लक्ष्य 4600-4700 रुपए का है, तो इस वक्त अभी बनी रहे हैं आप। पहली तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे। नौकरी जो ये पोर्टल करती हैं उसमें आईटी में हायरिंग थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन नॉन आईटी ठीक ठाक चल रहा है। जीवन साथी में थोड़े से एड स्पेंड कम किए हैं, और 99 एकर्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। मैं समझता हूँ बनी रहना चाहिए स्टॉक में। 4600-4700 के आसपास आए तब मुनाफा वसूल कर ले। तो भाई आपकी फीलिंग सही है मैम, थोड़ा और मुनाफा बीच में बहुत चला था, बीच में चला इसीलिए था वो जोमेटो वगैरह में जब कायाकल्प हो रहा था, बड़ा भरोसा बढ़ा था, इनकी इन्वेस्टिंग कंपनी है सारी की सारी, तो भरोसा बढ़ रहा था स्ट्रीट का। खैर 4700 तक के इवेंचुअल टारगेट्स नजर आते हैं। आप कुछ कह रहे हो? हाँ, जोमेटो भी मैंने आपके मतलब सीएनबीसी आवाज देखती हूँ मैं, तो उसके वजह से मैंने वो भी बाय करके रखे हैं। अभी तो फिलहाल अच्छा चल रहा है। कौन से सर? जोमेटो भी ले रखे हैं? अरे वाह। तो अच्छा, ये आप वर्षा मैम और मेगा मैम साथ में कुछ डिसाइड करते हो या दोनों का अलग अलग चलता है? यस सर, हम लोग डिस्कशन तो करते हैं दोनों सिस्टर्स, फिर भी हम लोग सीएनबीसी आवाज, फिर चार्ट पैटर्न का थोड़ा स्टडी करते हैं। मेगा मैडम मुझे थोड़ा नॉलेज भी देती है। बड़ा कौन है, वर्षा आप हो कि मेगा मैम आप हो? आपको कौन लग रहा है सर? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फंस जाऊंगा बिना बात के। राजेश जी बताएंगे। राजेश जी, दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है? नहीं, मैं वो आपने शार्क टैंक देखा था, उसमें बोलती है ना मुझे कोई आइडिया नहीं है इसलिए मैं आउट हूँ। सर मैं बड़ी हूँ, मुझे पता था, मैं वो बोल नहीं रहा था। नहीं, ऐसे लग नहीं रहा है, दोनों में उतने इक्वल कंफ्यूजन है बाय द वे। अच्छा मेगा मैम, फिर आपका सवाल क्या? आपका भी इन्फो एज ही है क्या? साथ में डिसाइड किया था तो? नहीं सर, कुछ शेयर्स तो सेम है, पर सेम शेयर तो पूछेंगे नहीं ना, क्योंकि हमको राय ज्यादा चाहिए। सो मैं विप्रो के बारे में पूछना चाहूंगी। पूछिए।
ले रखा है कि लेने का मन है? नहीं सर, ले रखा है एक्चुअली। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, 444 के रेट से लिया है। और क्वांटिटी भी इसकी मतलब 162 क्वांटिटी है इसकी। 62 444 पे लिए थे और 420 पे 100 लिए थे। ओ, तो मोटा मोटी आपकी बाइंग के आसपास है, 20-30 रुपए नुकसान, ऐसा मानना जी है? सर, मतलब लिया था तब डाउनफॉल ही चल रहा था, पर लगता था कि आईटी शेयर है, विप्रो कंपनी का टेक्निकल्स भी अच्छा, फंडामेंटल्स भी अच्छा है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रखा है। लग तो रहा है अभी जो चार्ट पैटर्न चल रहा है, और आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर तो आ रहा है अभी। अच्छा, दोनों में मतलब जब डिस्कशन, दोनों के पास ये स्टॉक्स होंगे, मैं assumption लेके चल रहा हूँ। पोर्टफोलियो आप लोगों का कर कैसा रहा है? बढ़िया कर रहा है क्या? हाँ, बढ़िया तो कर रहा है सर। जनरली क्वेश्चन तो मैं आपसे अभी वही पूछूंगी जिधर मैं लॉस में हाँ, हूँ। नहीं कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक है, लॉजिक यही होना चाहिए, जहां फंसे हुए हाँ। उसके बारे में जान लिया जाए। हाँ। अच्छा, विप्रो के अलावा और भी सर, आईटी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, या सिर्फ विप्रो पे दाव लगाया था दिग्गजों में? नहीं सर, मतलब आईटी स्टॉक तो नहीं है, लेकिन एक एप्पल भी है। ठीक है, मैं आगे आता हूं। तो विप्रो इकलौता आईटी स्टॉक है मेघा जी के पोर्टफोलियो में। राजेश सर, सही स्ट्रैटेजी है? विप्रो सबसे अच्छा लगता है क्या लार्ज कैप? अगर एक ही लेना है तो वो विप्रो होता क्या? और इनके केस में 46-26 रुपए नुकसान हो रहा है, क्या करूं? देखिए, एक ही लेना होता, जो सवाल आपका है ना, तो मैं इन्फोसिस ही लेता। पहला जवाब। दूसरा, विप्रो भी ख़राब नहीं है, रेवेन्यू फ्लैट आए थे, ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वैल्यूएशन एकदम सस्ते हैं। लेकिन इस स्टॉक में उतनी मूवमेंट होती नहीं है, और अभी आईटी उतनी फ्लेवर में नहीं है। इनमें अगर समय की पाबंदी ना हो तो बनी रहें, अदरवाइज मैं समझता हूँ इन्फोसिस में स्विच कर लेना चाहिए। स्विच, वही इसीलिए मैंने पूछा था, इकलौती कंपनी है तो इकलौती अगर दाव लगाना है, वो आईटी में विप्रो है, तो गलत कॉल होगा। वैल्यूएशन सस्ते इसलिए भी हैं क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर है अपने सारे पीयर्स से। तो अब वो पंट बेट लेने से अच्छा है कोई जो स्टॉक ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आता है उस पर दाव लगाइए। मैम, इसमें शायद स्विच करना ज्यादा अकलमंदी होगी, विप्रो से एग्जिट। राजेश सर, होल्ड लिखा है प्रोड्यूसर साहब ने, होल्ड रखें विप्रो को या स्विच कर दें इन्फी में? आपकी रणनीति क्या होगी? विप्रो इन्फोसिस में स्विच था? अगर मेरा पैसा होता तो मैं इन्फोसिस में स्विच कर लेता। आप नहीं समझिए, लेकिन विप्रो लॉसेस भी आपके, खराब नहीं है, प्रॉफिट्स हमारे। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, विप्रो भी खराब कंपनी नहीं है। अगर आपके समय की पाबंदी ना हो और आप वेट कर सकती हो तो बनी रहें। हाँ, ये आपका कॉल। अब अगर इनका पैसा होता तो वो इन्फोसिस पे स्विच हो जाता। माधुरी मैम, वो आरके फोर्जिंग, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। आरके फोर्जिंग भाई, राजेश सर की टीम ने तो बाय कॉल इनिशिएट कर रखा है, तो इसका मतलब है अभी तो होल्ड करना है। अच्छे खासे अपसाइड्स और देखने को मिलेंगे। जो 100% मिला है, अब इससे और पेट नहीं भरना है, अभी और तेजी आनी है उसमें। होल्ड है वो आपके लिए। अगला स्टॉक माधुरी मैम। सर, रॉयल ऑर्चिड होटल है, ROHL, 500 क्वांटिटी है, 310 का बाइंग प्राइस है। और ये क्यों लिया था? ट्रेडिंग कभी करी थी या लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? लॉन्ग टर्म के लिया था। 385 का टॉप दिया था सर, तो अभी बीच में 370 से एकदम स्टीपली डाउन हो गया वो। ये तो और भी होटल स्टॉक्स पोर्टफोलियो में या इकलौता रॉयल ऑर्किड होटल्स ही रखा है? इंडियन होटल है। हाँ, रॉयल ऑर्किड क्यों लिया था? कुछ आइडिया था कि अच्छा करेगा? फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे थे, EPS भी अच्छे दिख रहे थे, तो इसलिए लिया था वो। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए है सर। हाँ, नहीं तो इसमें कुछ अपने सेट ऑफ इश्यूज रहते हैं, वोलेटाइल रहता है, काउंटर सही कह रहे हो, पीछे कुछ दिनों में करेक्ट हो रहा है। इस पे कुछ गाज भी गिरी हुई है सेबी की, आज ही सुबह मेंशन कर रहा था मैं। राजेश सर, रॉयल ऑर्किड होटल्स कितना पसंद आता है आपको? मेरे को 16-17 रुपए का लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए है। देखिए, मैं कहूँगा बढ़त में निकल जाना चाहिए। हालांकि होटल के जो नंबर्स आए ठीक ठाक आए हैं, मार्जिन्स में थोड़ा दबाव था एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने के लिए, बट ये रूम बढ़ा रहे हैं, एवरेज रूम रेंट डबल डिजिट में हो रखे हैं, और वर्ल्ड कप के कारण से बहुत अच्छे डिमांड भी बढ़ी हुई है और टैरिफ्स भी बढ़े हुए हैं। हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में नंबर्स अच्छे आएँ, बट बेहतर स्ट्रैटेजी होगी कि आप मार्केट लीडर्स के साथ जाएँ, क्योंकि आप निवेश लॉन्ग टर्म के लिए करती हैं। तो आइदर ईस्ट इंडिया होटल्स में जाएँ या इंडियन होटल्स में जाएँ। इंडियन होटल्स ऑलरेडी है। रॉयल ऑर्किड से भाई उछाल में एग्जिट करने के मौके वैसे कंसर्न है भी, क्योंकि ऑफ लेट ईयर टिल डेट में देख रहा था सारे होटल स्टॉक्स पे वन ऑफ द लैगार्ड्स रहा है रॉयल ऑर्किड होटल्स, इन्हीं कंसर्न्स के बीच में। वर्षा मैम, अगला सवाल कौन सा? इन्फो एज के बाद। सर, मेरा अगला सवाल है एम्फोसिस शेयर के बारे में। हाँ। मेरे पास में अभी 16 शेयर है एम्फोसिस के। उसका बाइंग प्राइस है मेरा 2195 सर। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है?
सर एवरेज बाय किया था मैंने एम्फोसिस का शेयर्स। अच्छा, इसमें है तो बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है ना। Yes. डायरेक्टर साहब 1 साल का चार्ट उठाइएगा, 6 महीने का उठाइएगा तो देखिएगा आपको किस तरह का बढ़िया आउट परफॉर्मेंस एम्फोसिस दे रहा है। मेरे ख्याल से अपने ईयर हाइज के आसपास, हाँ ईयर हाइज के आसपास आके खड़ा हुआ है। राजेश सर बहुत अच्छे मूव्स बनाए, थोड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। मुझे याद पड़ता है वो फरलॉस का, वो रैंप अप्स का डिले का कंसर्न्स थे, पर ऑर्डर बुकिंग सॉलिड है इसकी भी। क्या करना है भाई, रखे रहे या मुनाफा मान दें? 100, हालांकि लिया लॉन्ग टर्म के लिए, ये रखने लायक है लॉन्ग टर्म के लिए क्या? देखिए आपने सही कहा कि ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे हैं, हाँ। लेकिन नंबर देखेंगे तो पिछले 3 तिमाहियों से लगातार कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से रेवेन्यू में गिरावट आई है, और ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई चमत्कारिक रूप से कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि BFSI वर्टिकल्स जो इनका है, जहां से मेजर रेवेन्यू पार्ट आता है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मैं इनको भी यही कहूँगा कि स्विच कर ले इन्फोसिस वगैरह में, तो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। मेरी तो यही राय रहेगी कि स्विच कर लेना चाहिए इन्फोसिस में। सर थोड़ा इन्फोसिस का नॉलेज देंगे आप तो हम लोग स्विच कर लेंगे। भाई आप कन्विंस करिए इन्फोसिस क्यों। तो इन्फोसिस सर को क्यों इतना प्यारा है? हाँ, वो थोड़ा- आपको कन्विंस करना है हम लोगों को। सारा पैसा इन्फोसिस चला जाएगा तो रिस्क बढ़ जाएगा हमारा, क्यों ले? देखिए एक तो मार्केट लीडर है, दूसरे अगर आप उनके ऑर्डर बुक्स देखेंगे, ऑर्डर इनफ्लोज देखेंगे या उनके ग्रोथ पैटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन इस वक्त जो ऊपर से इतना टूट गया है, बहुत सस्ते हैं। कंपनी लगातार बायबैक वगैरह अनाउंस करती रहती है, तो वो एक एडिड तड़का है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश बहुत अच्छी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट लीडर है। अगर आईटी सेक्टर एज ए होल चलेगा तो सबसे पहले इन्फोसिस, TCS इस तरह की कंपनी चलेंगी, सेकेंड रैंक कंपनियां बाद में चलती हैं। यस सर, थैंक यू सर। ओके, लास्ट सवाल मेगा मैम आपका। जी सर, मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली 2 शेयर्स है, उसमें से मैं हाल के बारे में पूछना चाहूंगी। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसको हाँ। मैंने लिया है 3853 पे, और क्वांटिटी है 25। और ये लॉन्ग टर्म के लिए हाल फिलहाल की खरीद टाइप से, या अभी अटका हुआ है इसी कंसोलिडेशन में आपने लिया हुआ है? यस राजेश सर बहुत बढ़िया अप मूव्स इस स्टॉक में। अब 38-3900 पे कैसा लगता है? क्या अभी भी दमखम है? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करूं? देखिए पहली बात तो इसने बहुत अच्छे मूव्स दिए हैं, इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं लास्ट 1-1.5 साल में कि कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसको रेप्लिकेट करना आने वाले दिनों में भी ऐसे ही रिटर्न देगा, अगर कोई ऐसा सोचता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, नंबर्स अच्छे आए थे, मार्जिन्स में बढ़त थी। जो इंजन्स, जेट इंजन्स वगैरह बनाती है उसमें मेक इन इंडिया का पुश बना हुआ है, और $480 बिलियन का ऑर्डर इनके पाइपलाइन पे है। आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। 22-23 की पी में मुझे बहुत ज़्यादा महंगी लग रही नहीं है, लेकिन वो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। नॉर्मल परफॉर्मेंस में ये कंपनी अच्छी बढ़त देगी, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको 15-20% के रिटर्न इसमें बिल्कुल बैठ जाए। तो इस वक्त होल्ड की ही सलाह रहेगी। होल्ड ही रखें, लेकिन जिस तरह के परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा चुका है वो रेप्लिकेट करना अब इन लेवल से मुश्किल। चलिए इस नोट पे माधुरी मैम, वर्षा मैम, मेघा मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने की। अच्छा, वर्षा और मेघा एक और सिस्टर होती तो क्या नाम होता? थी सर, एक्चुअली शी इज नो मोर नाउ, शी वाज रजनी ठाकुरदास। सॉरी टू हियर दैट। बढ़िया, चलिए आप लोगों से बातचीत करके सबसे बहुत अच्छा लगा। राजेश सर आप कहाँ जा रहे हो? जरा डायरेक्टर साहब कोई निपटाएगा राजेश सर? तीन लगी हुई हैं, एक तो छाई हुई है। 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ पे तो 5 दिन में चेप दिए उसने। पता है वो गदर ने गजब कर रखा है सर वो 2.5 किलो का हाथ है ना, वो गजब 2.5 किलो का हाथ है, पर ही चले जा रहा है। ये बताओ आप कोई निपटाई क्या 2.5 आपने? किलो का हाथ। देखिए इसमें मैंने रजनीकांत वाली निपटाई है। हाँ, जेलर। मुझे अच्छी लगी, नो डाउट। अन्ना ने कही थी। हाँ, तो हाँ, जाना अन्ना ही था। रिकमेंडेड। हाँ। ठीक है ना। वैसे भी मेरी पहली पसंद रजनीकांत ही होती तो मैं वहाँ गया था। इस वीक में गदर 2 और कल घूमर लग रही है, वो जाने की सोच रहा हूँ। OMG नहीं देखोगे आप? OMG बाद में देखेंगे सर, हफ्ते में 2 ही हो सकता है ना, सैटरडे और संडे। तो अगले हफ्ते जब राजेश सर जुड़ेंगे तो घूमर असल में कल रिलीज होने जा रही है, अभिषेक बच्चन साहब की मूवी, ये निपटाई जाएगी। OMG 2 वर्ड ऑफ माउथ से तो बढ़िया पब्लिसिटी हो रही है उसकी। खैर
राजेश सर जब निपटाएंगे तब रिव्यू करेंगे। नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे ब्रेक लीजिए जल्दी। आज दिक्कत नहीं है, राजेश सर ने अन्ना का नाम ले लिया है। अन्ना ही टोकते हैं राजेश सर कि लंबा चला गया शो। आज कुछ नहीं बोलेंगे, आज उन्हें जाने तो जितना जाना है, कोई लफड़ा नहीं। इसी राजेश सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक के उस पार एक ब्रेक पे जाते हैं डॉक्टर साहब वो टीज दिखा दीजिएगा। कुछ देर बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चाचा भतीजा और निफ्टी लेकर आऊंगा। अभी ब्रेक के उस पार मार्केट चेक।